हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर का इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि सर पेपर अच्छा हो जाए, क्वेश्चन अच्छे आ जाएं। नाउ फाइनली पेपर कंडक्ट हो चुका है। अब आपकी प्रिपरेशन बताएगी पेपर कैसा था एग्जैक्टली। तो दोस्तों पूरे पेपर का आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। पूरा पेपर नहीं एग्जैक्टली जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या मेरे पढ़ाए में से आया है प्रश्न या नहीं आया है वो मुझे बताना। उसका उत्तर मैंने आपको सिखाया था या नहीं सिखाया था वो मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले। 499 रुपीज़ में आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उसको ज्वाइन कर रखा है। अभी उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि वो एक अल्टीमेट आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है आपका, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और वो भी यहाँ पर इतनी देर से एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आप लोग को ये नहीं बताया कि हमने ये पढ़ाया था, इस तारीख को पढ़ाया था, इस समय पर ये कंटेंट पब्लिश किया था। मैं वो चीज़ें हर साल शेयर करता हूँ 2022 से। 2022 को मैंने एनालिसिस किया, 2023 में एनालिसिस किया, 2024 में किया, इवन 2025 का आपके सामने प्रेजेंट है। और सब कुछ तारीख, समय, कब मैंने आपको पढ़ाया है, कितने टाइम पढ़ाया है और कौन से वीडियो में पढ़ाया है, कितनी तारीख को पढ़ाया है, यूट्यूब पे जाके कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं विद ईच एंड एवरी एविडेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से हर चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि अब जितने भी लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके अगले साल के प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप एक जगह टिक जाओ, कहीं पर भी इधर उधर मत भागने की कोशिश करना। ठीक है, कहीं पर भी, चाहे यहाँ टिको, चाहे जहाँ भी समझ में आ रहा हो वहाँ पे टिको। एक जगह से फॉलो करो हर एक चीज़ों को, वहीं का सिलेबस को फॉलो करो, वहीं के कंटेंट को फॉलो करो, लगातार उसको रिवाइज करो, काम खत्म। अब देखो, ये जो यहां पर आप सोच रहे होंगे सर आपने थंबनेल लगा दिया, क्वेश्चन आप एविडेंस के साथ में दिखा भी देंगे तो हो सकता है तुक्का लग गया हो। ये कोई तुक्का नहीं है, मैं आपको बताता हूं। सारे एविडेंसेस आज भी अपलोडेड हैं दोस्तों। ये 2022 में मैंने प्रीलिम्स का पहली बार एनालिसिस किया था 2022 में। जो मैंने पढ़ाया ना एग्जैक्टली 2021 से ज़्यादा बेटर तरीके से शुरू किया यूट्यूब पे, अदरवाइज दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था। तो 2022 के एनालिसिस को मैंने दिखाया। 30+ क्वेश्चन सीधा जो कंटेंट पढ़ाया था उसमें से है, लाइन टू लाइन मैंने हर एक चीज़ बता रखी है कि किस तारीख को मैंने पढ़ाया है, कितने समय पर वो कंटेंट अपलोड किया था। ठीक है, ये वीडियोस आज भी अपलोडेड हैं, आज भी आराम से आप चेक करो। ठीक है, फिर उसके बाद में 2022 के बाद दोस्तों 2023 का वीडियो ये आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, 2023 का वीडियो प्रेजेंट है। 2023 में बोला गया बहुत ज़्यादा हार्ड प्रीलिम्स का पेपर आया था, इतने सारे लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे थे। 30+ क्वेश्चंस अगेन हम लोगों ने हिट किए थे। आज भी चेक करो, 90,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इतने लोगों ने प्रेफर किया है यहाँ पर। फिर उसके बाद 2024 में भी दोस्तों यही स्थिति बनी रही, अगेन 30+ क्वेश्चंस हिट किए, और इस बार भी अभी भी सेम कंडीशन 2025 में भी है। कहने का मतलब यह है कोई तुक्का नहीं है दोस्तों। जब से पढ़ाना शुरू किया है पूरे हार्डवर्क के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, आप यूट्यूब पे चेक करना, किसी भी दिन अभी मैंने ऑफ नहीं किया कि एक दिन का भी वीडियो मिस हो जाए। एक अच्छी बात भी है, लोग क्या करते हैं, संडे का न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं। चैनल्स पर संडे के न्यूज़पेपर अपलोड ही नहीं होते, करंट अफेयर अपलोड ही नहीं होते। मैं इतने क्वेश्चन दिखाऊंगा कि संडे वाले पेपर से आए हैं, बिल्कुल संडे के पेपर, संडे के एनालिसिस से निकल कर आए। और ऐसे क्वेश्चन जो लोग सोच रहे हैं यार ये क्या था, ये न्यूज़ में था या नहीं था, मैं आपको शेयर करूंगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बातें हो गई बहुत, रियलिटी पे आते हैं और शुरू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, केवल एक ही जगह पे टिको, एक ही जगह पे हर चीज़ को फॉलो करो। और अभी मैं आपको पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार मैं उसके प्राइस इंक्रीज भी करने वाला हूं। ये मत सोचना कि एकदम से यहां पर आप अपने कोर्स का प्रमोशन करने लगे, नहीं। वीडियो देखो, पूरा देखो। अगला 1 घंटा यहां पर आपकी अगली एक साल की प्रिपरेशन डिसाइड करेगा कि मुझे कहां से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, उसके अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। 1 घंटा अभी दे दो ताकि एक जगह पे फिक्स्ड हो जाए वो। ठीक है, प्रिपरेशन को लेकर इधर उधर भागना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आज के पेपर में है, 44वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक। हल्दी के बारे में आपसे पूछा गया। हल्दी को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, और पहला है कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ टर्मरिक की ग्रो की जाती हैं भारत के अंदर में। तीसरा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केवल 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये देखो 30 से ज़्यादा वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं, ये बोला जा रहा है। और 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 4 राज्य मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा टर्मरिक को ग्रो करते हैं। बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके सामने ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, B 2 एंड 3 ओनली, C 1 एंड 3 ओनली, या फिर D तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर वैसे आपको दिख ही गया होगा। वैसे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C ही है, सॉरी D है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने ये पढ़ा था, क्या हमने यहाँ पर इसका डिस्कशन किया था? आइए शेयर करता हूँ। तो दोस्तों
यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपा यादव पर्सनल के नाम से, और ऐसे ही मैं पेड ग्रुप भी चलाता हूँ। 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है एक पेड ग्रुप ये, और दूसरा पेड ग्रुप ये है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के समय पर ज्वाइंड हैं। उनको मैं डेली कंटेंट शेयर करता हूँ जो मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में मॉर्निंग में, है ना। तो वहीं पर आप तारीख देखना, तारीख ये देखो ऊपर कितनी तारीख लिखी हुई आ रही है, इस वाले सर्कल में देखो तारीख कितनी है, 21 मार्च। 21 मार्च को आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब क्वेश्चन तो मतलब करंट अफेयर तो 1 साल का प्रिपेयर करना है, स्पेशली 1.5 से 2 साल का। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लेकर क्वेश्चन था, मतलब आर्टिकल आया था, छपा था, तो मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि टर्मरिक बोर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, वो मैंने आपको सारी बातें बताई थी। ठीक है, इस बोर्ड के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया था। इस बोर्ड का हेडक्वार्टर बताया था निज़ामा और निज़ामाबाद तेलंगाना। ये बात मैं रोज़ रोज़ बोलता रहता था कि टर्मरिक बोर्ड को लेकर इस बार क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा यहाँ पर बोलता था मैं। आप पुराने वीडियोस चेक करना, मैं चाहूँ तो क्लिप कट करवा के अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चाहूँ नहीं मतलब करवा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो स्टेटस टर्मरिक का, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन बोर्ड से डायरेक्टली नहीं पूछा गया, हेडक्वार्टर वगैरह कुछ नहीं पूछा गया। पूछा गया टर्मरिक की स्थिति भारत में क्या है ये बता दो सर जी। ये आप देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये हम कहते हैं टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस, छोड़ो उस बात को। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दोस्तों भारत ही है। भारत दुनिया के टर्मरिक के प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन यहाँ पर करता है, 70% प्रोडक्शन हम करते हैं। ठीक है, और देखो आगे दूसरे स्टेटमेंट बोला गया था कि इंडिया में 30 से ज़्यादा वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं। इतनी बारीकी चीज़ पूछी गई, और ये मेंशन कर रखा है कि 70% वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन एंड विथ 30 वेराइटीज ग्रोन इन द कंट्री। 30 वेराइटीज, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। नाउ कम ऑन टू दी थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में 4 राज्यों के बारे में बताया गया था कि 4 राज्य सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। यहाँ पे आप देखिए 4 राज्य वो कौन कौन से थे। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। खत्म। पहला क्वेश्चन लाइन टू लाइन हर एक चीज़ें कहाँ से उठा ली गई पता नहीं, लेकिन हमने पढ़ा हुआ था। टाइम देखो, टाइम मॉर्निंग में 5:52 पर मैंने यहाँ पर ये शेयर किया था। उस दिन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स पढ़ाई थी, याद आ रहा होगा। तारीख आप देखिए दोस्तों 21 मार्च का यहाँ पर ये समय है। उस दिन विंडफॉल टैक्स भी न्यूज़ में था। जो भी कंटेंट न्यूज़ में होता है वो सब कुछ मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज समाप्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी जो आपने ग्रुप देखा है प्राइवेट ग्रुप, उसमें ज्वाइन होना है और करंट अफेयर के पीडीएफ्स को आपको ज्वाइन करना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये डिटेल्स है, मैं आपको पहले प्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि बाद में प्रेजेंट करने का समय नहीं मिलेगा, लगातार फ्लो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये कंटेंट मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता हूँ, और आज भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपये फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 रुपीज़ में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे डेली पीडीएफ्स दिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करंट अफेयर्स के, डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे मिलता ही है, किसी भी दिन का स्किप नहीं हुआ है आज तक। तो ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पे जाना है दोस्तों। आपको ये नंबर दिया गया है 8534873368। जाकर इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, ठीक है, और आराम से डेमो वीडियो भी दिया जाएगा, उसको देख लेना, सेटिस्फाई हो जाओ तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ये कर लोगे बेटर है, क्योंकि उसी ग्रुप से ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कंटेंट शेयर किया है। ठीक है, आज से 2 महीने पहले जो पढ़ा था वो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों क्या बात हो रही है, यहाँ पे आपसे आर्टिफिशियल रेन को लेकर पूछा गया कि आर्टिफिशियल रेन यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम नकली जो बारिश करवाते हैं उसमें हमारा मेन पर्पस होता है पोल्यूशन को कम करना। क्योंकि रिसेंटली दिल्ली वाला केस चर्चाओं में था, दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने की बात हो रही थी। तो आर्टिफिशियल जो बारिश करवाने का तरीका है, इसमें जो हम रेनफॉल करवाते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ताकि ये बारिश करवा दें, क्योंकि बारिश का सीज़न नहीं है, समय नहीं है, तो बारिश हो जाएगी तो हवा में जो धूल वगैरह वो बैठ जाएगी, तो इसलिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। तो हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बादल तो होते हैं पहले से, उन बादल को बढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा, और जिसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग करना। तो क्लाउड सीडिंग करने के लिए 2 चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इन 2 चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इन दोनों को छिड़का जाता है बादलों के ऊपर में। बादल एक्सपैंड होते हैं, भारी होते हैं, नीचे आते हैं, बरसते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन यह है हमने पढ़ा था या नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तारीख देखना दोस्त, तारीख यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर तारीख लिखी हुई आएगी 8 मई। ठीक है, यह 8 मई की तारीख है। 8 मई को यानी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा 8 मई, अगले ही दिन मैंने आपको क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ाया था, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। देखते रहो आगे, आगे चलते यहाँ पे पता चलेगा क्लाउड सीडिंग के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स एजेंट यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। अच्छा, क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्रेट बोल दिया क्या मैंने, तो वो गलत है दोस्तों, उसको ठीक कर लेना। मैंने शायद उसमें जो क्वेश्चन का टिक लगा था वो गलत है, किसी एस्पिरेंट का पेपर है यार, उन्हें टिक लगा रखा है, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब
पता है उसके बारे में, मैंने 2-3 पेपर से एक क्वेश्चन निकाले ना, तो किस में सही टिक लगा हुआ है, किस में गलत भी टिक लगा हुआ है। तो ये सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ना सही होके ए वाला सही होगा। ठीक है, क्लियर, लाइन टू लाइन 2 क्वेश्चन समाप्त। कुछ नहीं पढ़ा है, केवल कंटेंट पढ़ा है, 2 क्वेश्चन समाप्त। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करता है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर आपको 6 देशों के नाम दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन एंड नॉर्थ मैकेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज अ नेटो। नेटो के मेंबर्स इनमें से कौन कौन से देश हैं? जो रिसेंटली 2024 में, पिछले साल की बात है, पिछले साल जो लेटेस्ट मेंबर इसमें ज्वाइन हुआ है वो है स्वीडन। स्वीडन लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन हुआ था, इस वजह से चर्चाओं में है। तो स्वीडन तो नेटो का मेंबर है सर। ऑस्ट्रिया भी है, बल्गेरिया भी है, क्रोएशिया भी है, नॉर्थ मैकेडोनिया भी है एंड सर्बिया यहाँ पर नहीं है। तो सर्बिया को हटा देंगे तो बाकी सारे हमारे 5 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी ओनली 5 इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल यह है, ये कौन पढ़ाता है नेटो के मेंबर्स और ये सब? पढ़ा है हम लोगों ने या नहीं? आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरे दोस्तों बस तारीख देखते हुए चलना। यहाँ पर आप देखिए 4 अप्रैल ये जो तारीख है दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यही एविडेंस है। ऐसा तो नहीं है कि आज ही मैं सारा पब्लिश कर दूंगा, है ना। 4 अप्रैल और समय, ये समय दिख रहा होगा नीचे। ये समय तो गलत नहीं बोल सकता, 7:43 सुबह के हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सुबह के करंट अफेयर में शेयर किया है। नेटो के मेंबर्स ये दोस्तों पूरे शेयर किए हैं। 2024 का लेटेस्ट यहाँ पे स्वीडन है, छोड़ो इसे, ये देखो पूरी डिटेल बताइए। 2024 में यहाँ पर स्वीडन इसका मेंबर बना। नेटो के अंदर में करंट समय पर टोटल 32 मेंबर्स है। कितने? 32 मेंबर्स, ये बात क्लियरली लिखी हुई है ना। उसके अलावा इसके ओरिजिनल मेंबर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, ये सब हैं। फिर अलग से धीरे धीरे करके अलग अलग नेक्स्ट ईयरों में कौन कौन से कंट्रीज़ ने इसको साइन किया। 2024 में स्वीडन ने, 2023 में फिनलैंड ने। कहीं पर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो सर्बिया यहाँ पर नहीं है। सर्बिया को हटा दोगे तो बाकी सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट है। 33 के 33 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तारीख देखो 4 अप्रैल को पढ़ाया है। वैसे इसको मैंने कई बार और भी पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं आपको बस खाली दिखा रहा हूँ कि हाँ कंटेंट में से सीधा सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज के पेपर का, ये आपका चौथा क्वेश्चन है आज का, है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है? ये मेंशन करता है इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ INSTC, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वैसे तो हम बहुत पढ़ते हैं INSTC, है ना, एक अलग से कॉरिडोर है। तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है। लेकिन ये कनेक्ट कौन कौन से रीजन को करता है, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया। पहला, क्या ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से यूरोप के थ्रू कनेक्ट करता है? मतलब इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये सब ईरान के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। दूसरा, इंडिया, सेंट्रल एशिया, चाइना के थ्रू कनेक्ट होता है इस INSTC से। या तीसरा, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट होता है बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू। या फिर चौथा, इंडिया यूरोप के अंदर में कनेक्ट होता है थ्रू एजरबैजान की मदद से, यानी एजरबैजान के थ्रू रास्ता निकलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, एजरबैजान के थ्रू रास्ता निकलता है। एजरबैजान अभी बहुत चर्चाओं में बॉयकॉट किया गया है, वो तो फिलहाल अभी रिसेंट की खबर है। तो एजरबैजान की जो आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इसको लेकर कल मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी मॉर्निंग, बताओ वो ट्रिक क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो सब छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्या हमने पढ़ा है, आइए चेक करते हैं। वैसे इस वाले का करेक्ट जो है यहाँ पर ये भी हो सकता है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि भारत से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से सीधा यहाँ पर यूरोप, और ये ईरान से भी यहाँ पर INSTC कॉरिडोर गुजरता है ना। ईरान से होते हुए एजरबैजान से होते हुए रशिया तक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा 4D वाला है ये भी करेक्ट हो सकता है कि इंडिया टू यूरोप थ्रू एजरबैजान, ठीक है, थ्रू एजरबैजान। लेकिन पहला वाला क्यों गलत है? गलत इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया आ गया है। सेंट्रल एशिया में वो 5 देश आ गए, वो 5 देशों के थ्रू यहाँ पर नहीं गुजरता है, इसलिए फर्स्ट गलत है। लास्ट वाला यहाँ पर सही है कि इंडिया से यूरोप जाता है एजरबैजान के माध्यम से। सवाल यह है कि आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं नीचे कर रहा हूँ, तारीख देखना, तारीख 20 मई तारीख दिख रही है आपको। तो समय भी दिखा देता हूँ, 3:23 PM पर यहाँ पर इसके बारे में डेटा मैंने शेयर किया है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे क्लियरली मेंशन्ड है, पार्ट ऑफ INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विद इंडिया, ईरान, रशिया, ठीक है। इंडिया, ईरान और रशिया को यहाँ पर ज्वाइन करता है कौन? एजरबैजान, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो मैपिंग की है वो एजरबैजान की मैपिंग की है, ये देखिए। और एजरबैजान के आसपास के देशों को याद रखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक सिखाई थी कि राजा गया अमृतसर ISTP ने, ठीक है, आर से रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, है ना, उसके अलावा ईरान, तुर्की, ये सब मैंने आपको यहाँ पर सिखाया हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि बात सेंट्रल एशिया बीच में आ गया, सेंट्रल एशिया का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। तो ये जो कह सकते हैं INSTC कॉरिडोर है,
ये इंडिया, ईरान, रशिया के थ्रू यहाँ पर मतलब कॉरिडोर कनेक्ट होता है, लेकिन ये जो एज़रबाईजान है ये इसका पार्ट है, यही तो मेंशन किया है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ रखा है, हमने एज़रबाईजान की पूरी लोकेशन कर रखी है, एज़रबाईजान के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर रखा है, और यही बोला जा रहा है कि एनर्जी ट्रांजिट हब की बात आती है तो एज़रबाईजान इज़ अ पार्ट ऑफ INSTC, ठीक है। और किसके साथ? इंडिया, ईरान, रशिया, इन तीनों को ज्वाइन करता है। तो भारत से पहले ये कॉरिडोर जाता है ईरान, फिर जाता है एज़रबाईजान, देन उसके बाद में वो जाता है रशिया। समझ गए? तो लाइन टू लाइन क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। वैसे INSTC देखोगे ना तो मैंने पढ़ा तो बहुत रखा है मल्टीपल टाइम्स। 4 अप्रैल को, आप सोचोगे सर मई के आर्टिकल दिखा रहे हो, बस 4 अप्रैल को ही पढ़ा रखा है, 30 मार्च को ही पढ़ा रखा है, यू कैन सी हेयर, ठीक है। पिछले साल, अभी इस साल 10 फरवरी को भी ये INSTC कॉरिडोर पढ़ा रखा है। आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स ये आपको INSTC कॉरिडोर पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे धड़ल्ले से सॉल्व हो गए जो सीधा लाइन टू लाइन। 5वां प्रश्न आपके सामने ये प्रेजेंट है, गिनती आप लोग करते रहना, और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाए तो, ठीक है, उसको चेक कर लेना, रीचेक कर लेना। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ करने वाला दोस्तों, कोई मेरे पास में 10-15 मेंबर्स नहीं है जो यहाँ पर पढ़ा सकें, या फिर पीछे टीम भी लगी हो सॉल्व कर रही हो, मुझे अकेला ही करना पड़ा है सब, और इसलिए मैं यहाँ पर वो देखता हूँ जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, 5th क्वेश्चन क्या है? द फेमस फीमेल फिगरेन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहेंजोदाड़ो इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर बताइए दोस्तों, जो डांसिंग गर्ल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, डांसिंग गर्ल के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं वो पढ़ा है। तो डांसिंग गर्ल भी दोस्तों एक चीज़ है जो मोहेंजोदाड़ो में मिली थी। किस चीज़ से बनी है वो? तो सही उत्तर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है जो अपनी तैयारी कर रहा है, वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। अब चलो मान लो यहाँ पर नहीं पता है, आप ये बताओ सर, आप यहाँ पर दिखा रहे हैं तो आपने पढ़ाया था क्या? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है 26 सितंबर का वीडियो, 26 सितंबर 2024, द हिंदू वाला वीडियो नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो है। 26 सितंबर 2024 का एनालिसिस चेक कर लेना 21,000 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर में। यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है कहाँ पे, मोहेंजोदाड़ो में लोकेशन ये शेयर कर रखी है, क्या क्या मिला है ये देखिए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, केवल डांसिंग गर्ल नहीं लिखा है यहाँ पर, जूम कर देता हूँ, अब शायद आपको दिख रहा हो, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आप लोगों से यही तो पूछा गया है कि जो ये डांसिंग गर्ल है वो किस चीज़ से बनी है? ब्रॉन्ज की है। काम खत्म। 5वां क्वेश्चन, सीधा सीधा आगे आते हैं। 6ठा क्वेश्चन, काफ़ी लोगों को ये हार्ड लगा ये क्वेश्चन, अरे सर यहाँ पे इसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे दे पाओगे आप इसका आंसर। सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। तो ये 5 देशों के आपको यहाँ पर नाम दिए गए दोस्तों। पूछा गया है हाउ मैनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर UPI। भारत अपना UPI इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहा है। UAE के साथ में हमने पैक्ट साइन किया था, यह आपको पता होगा। पता है या नहीं? नहीं पता है तो वीडियोस देखने चाहिए थे। UAE के साथ में साइन हुआ है, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर रखा है। तो UAE तो करेक्ट है सर। बाकी सारे ये 5 देश हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि 5 देशों में से किस किस देश में आज के समय पर UPI एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी जो पेमेंट्स हो रही है मर्चेंट पेमेंट्स वो UPI के अंडर में हो रही हैं। बताइए 5 में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन है केवल 2 देश, ऑप्शन बी केवल 3 देश, ऑप्शन सी केवल 4 देश, या ऑप्शन सी 5 के 5 हैं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आप लोग सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए जब तक सोचोगे तब तक मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 26 सितंबर द हिंदू एनालिसिस का वीडियो, 26 सितंबर 2024। ऑब्वियस सी बात है, 1 साल की करंट अफेयर पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ोगे। तो 26 सितंबर 2024 को आपको ये पढ़ाया गया है, ये आप देखेंगे, चेक कर सकते हैं। बीच में वीडियो को इस समय पर टाइम स्टाम्प लगाना चाहिए था मुझे, मैं लगा नहीं पाया हूँ, लेकिन चेक कर लेना, इतनी दूरी पर लाकर थोड़ा सेट कर लेना। और यहाँ पर क्या मैंशन किया गया है देखो क्लियरली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में बात हो रही है। तो आज बात हो रही है कि देखो जो हम लोग अपना UPI सिस्टम है उसको बाहर पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने UPI सिस्टम एक्सेप्ट किया है, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक्सेप्ट UPI सिस्टम। वो कौन कौन से देश हैं? भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE। काम खत्म, इसी से सॉल्व हो गया या नहीं? तो UAE भी है दोस्त, और इधर फ्रांस भी है, जर्मनी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, सिंगापुर भी है, बांग्लादेश ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। दैट मीन्स ओनली 3 कंट्रीज़। तो बी वाला जो है हमारा यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का 8वां या 9वां क्वेश्चन आप गिनती करते रहना जो भी है। ये एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या मेंशन किया जा रहा है। एक आर्टिकल है, एक स्कीम है, योजना है, जो भी कहो चर्चाओं में है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आपको यहाँ पर 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला 1 and 2 ओनली, दूसरा 1 and 3 ओनली, तीसरा 2 and 3 ओनली, चौथा 1, 2 and 3 ओनली। मुझसे जब मैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं सर पेयर वाले दो, पेयर वाले दो।
बहुत कम हो गए इस बार ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादा आ गए। इस बार एलिमिनेशन भी काम कर रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट थे, बताना है तीनों में से कौन सा सही है रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला कहता है कि इसका मेन पर्पज़ है इंस्टॉलेशन करना 1 करोड़ से ज़्यादा सोलर रूफटॉप पैनल्स को, 1 करोड़ से ज़्यादा ये छतों पे सोलर पैनल लगाना। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जब भी कोई योजना स्कीम जो भी डिस्कस करता हूँ दोस्तों, कहता हूँ बार बार, आपको याद होगा मंत्रालय पढ़ लो, मंत्रालय पढ़ लो, मंत्रालय याद करके जाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। चलो यहाँ तो अंदाज़ा भी लग सकता है, सोलर पावर की बात कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। हाँ, इसका मेन पर्पज़ है ट्रेनिंग करना, इंस्टॉलेशन करवाना सोलर रूफ पैनल्स का। ठीक है, इसी मंत्रालय के अंदर में आता है। थर्ड, इसका मेन पर्पज़ है, यानी इस योजना का मेन पर्पज़ है कि 3 लाख से ज़्यादा जो रोज़गार है, जॉब्स वगैरह हैं, स्किल्स वगैरह हैं, वो सब जनरेट करना। तो बताइए तीनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सवाल यह है क्या हमने पढ़ा था, आइए चेक करते हैं। ये दोस्तों आप देख पाओगे 14 सितंबर को हमने डिस्कस किया है, उससे पहले 29 जुलाई को भी डिस्कस किया है। 14 सितंबर का सेशन ऑन कर लेते हैं। सर ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। पहला जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर इसको लेकर आया है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे सुनिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना का मेन पर्पस क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को हेल्प करना। और वहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है? 1 करोड़ सोलर पैनल्स को, रूफटॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना। लाइन टू लाइन दोनों स्टेटमेंट खत्म। थर्ड स्टेटमेंट, सर 3 लाख से ज़्यादा जॉब जनरेट करना, वो भी नीचे मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं आपको विस्तार से पढ़ाता हूँ रोज रोज। ठीक है, अब वो कहाँ पे मेंशन कर रखा है? एक सेकंड रुको, कहाँ गया? जॉब क्रिएशन। देखो इस स्कीम से होगा जॉब क्रिएशन, इस स्कीम से होगा स्किल्स प्रोवाइडिंग। 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली हैं, अलग अलग सेक्टर्स में स्किल्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये प्रेजेंट है आज के पेपर में। ये 10वां क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं लाइन टू लाइन एक जगह से, बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD के बारे में पढ़ते हो मेरे साथ रेगुलर, वर्ल्ड बैंक के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। जब भी पढ़ाता हूँ ये सारी बॉडीज़ कवर करता हूँ, पुराने जितने वीडियोज़ देख लो। चलिए, IBRD के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो IBRD को लेकर आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, बस खाली इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। पहला, IBRD क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है और गारंटी देता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। दूसरा, जो IBRD है ये सिंगल हैंडेडली, अकेला हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ताकि वहाँ पे गरीबी को कम किया जा सके। तीसरा, इस बॉडी को बनाया गया था ताकि यूरोप को वापस से रीबिल्ड कर सकें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। वर्ल्ड वॉर 2 में स्थिति खराब हो गई, वापस से जो कंट्रीज़ की धज्जियाँ उड़ चुकी थी उनको वापस से रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया था। बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ABCD, पहला दूसरा स्टेटमेंट ओनली, या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ओनली, या तीसरा C वाला है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली, या फिर D, तीनों के दोनों सही हैं। बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ना ये रॉन्ग है, बट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर C सही है। इसको लास्ट वाले को चेक कर लेना, बट ठीक है, ये भी वर्ल्ड बैंक जो बना था, वर्ल्ड बैंक बना था, IBRD जो बना था, ये जो बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको क्रिएट किया गया था। तो पहला और तीसरा हम स्टेटमेंट कह रहे हैं सही है। सिंगल हैंडेडली ये नहीं था, इसके साथ और भी बॉडीज़ बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक भी था, IMF भी था, सबका मेन काम यही था कि पॉवर्टी को कम करना। तो सिंगल हैंडेडली वाला काम तो यहाँ पे खत्म। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्या हमने पढ़ा था इसे अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों, 10 मई को यहाँ पर ये पढ़ा है हम लोगों ने। आप देखो तारीख, देखो तारीख 10 मई सुबह मैंने कंटेंट कब ये शेयर किया होगा? सुबह 9:04 पे शेयर किया है। ठीक है, शाम को शेयर किया है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जब बात हो रही है तो मैंने आपको इसके बारे में, इसमें वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पढ़ाया था एग्जैक्टली, क्योंकि ये न्यूज़ में था। ये देखिए ऊपर भी जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर शेयर कर रखी हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है ये भी क्रिएट हुआ। और जो 1944 में जब वर्ल्ड बैंक बनाया गया था ना, तो इसको स्टार्टिंग में IBRD का नाम दिया गया था, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिस IBRD की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें और भी कंट्रीज़ थी, जैसे IBRD की बात हो गई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको कब तैयार किया गया ये डिटेल है। IDA भी बनाया गया, ठीक है, फिर ऐसी IFC भी बनाया गया, बहुत सारे और भी ग्रुप्स बनाए गए थे। इन सभी का जो मेन पर्पज़ था वो क्या था? इन सब का मेन पर्पज़ था जो ये मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उनको सपोर्ट करना। अब एक बात और थी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से ऊपर टाइम देखिए 10 मई आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी उस दिन आपको पढ़ाया था, वीडियो में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसको हम ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं, ये आपको पता होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, क्या लिखी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको बनाया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ठीक है, इंडिया यहाँ पर इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया ने 27 दिसंबर 1945 में इसको ज्वाइन कर लिया था। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है गलत है, सही है, उसको देख लेना, बट स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ एग्जैक्टली किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, कहाँ से फ्रेम हुए हैं। तो इसका मेन काम किया है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट करना। ये बात क्लियरली वहाँ पे लिखी हुई, एक बार फिर से जाओ वीडियो पॉज करो, आपको दिख जाएगा जो मैंने फोटो शेयर किया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया, तो ये भी क्वेश्चन सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्लियर हो गया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वाला था। एक क्वेश्चन यह है, नेचुरल रिस्टोरेशन लो, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आ गया। अरे यार एक चीज़ और है, मैं इतने बड़े बड़े यहाँ पर मतलब लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने जो टिक लगवाए पट्टे से वही टिक लगा दिया कि यही सही है जो टिक लगा हुआ है, जबकि नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ चर्चाओं में था, न्यूज़ में था दोस्तों लास्ट ईयर। मैं आपको बता दूं, पेड ग्रुप्स में भी मैंने नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ के बारे में शेयर किया हुआ है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूँ। वैसे अगर आप खुद देखोगे, आप अगर मल्टीपल बॉडीज़ को, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे OECD हो, ये ग्रुप्स अलग अलग मैंने सब पढ़ा रखे हैं। ग्रुप्स का पर्पस क्या होता है वो भी समझा रखा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ को बनाया है, इनैक्ट किया है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से या बायोडाइवर्सिटी लॉस से लड़ सकें। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ बना, लेकिन सर वो लेकर कौन आया? पहला यूरोपियन यूनियन, चलो अभी देखेंगे यूरोपियन यूनियन के बाद में। दूसरा देखो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो अभी हमने डिस्कस भी किया था। वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस क्या है? फंडिंग देना। कोई लॉज लागू करने का काम नहीं है वर्ल्ड बैंक का। कोई लॉ बनाते हुए देखा है वर्ल्ड बैंक को? नहीं। दूसरा यहाँ पे OECD हो गया। OECD की जब बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, ये एक मंच है, एक पॉलिसी फोरम है, ये भी कोई कानून बनाने वाली लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। डी वाले पे आ जाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लाइमेट चेंज से इसका क्या लेना देना? ये फूड एग्रीकल्चर पे काम करेगा, एनवायरमेंट लॉज को लेकर यहाँ पर काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए था हमारा यूरोपियन यूनियन। तो फिलहाल आप सोचोगे कि इतना दिमाग वहाँ नहीं लगता एग्जाम में, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। अब ये देख लेते हैं क्या हमने नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तारीख देखो दोस्तों, तारीख ऊपर 23 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ देखना सर्कल में, गोले में 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर का डिटेल है। और नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन लॉ। इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन लॉ टू टैकल द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लियर स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट सीधा यहाँ से, क्या यहीं से उठा लिया क्या? ठीक है, आप समझ में आ गया। अब वैसे दोस्तों ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, आपको पता होगा, ऐसा नहीं है, खबरों में है। जिन्होंने पढ़ा है वो सॉल्व कर पाए हैं आराम से। आगे आते हैं, ये आप देखिए पेड ग्रुप वालों, आपको PDF भी दी है। देखो पेड ग्रुप में ऐसी PDF भी अपलोड होती है प्रिंटेबल फॉर्म की, उसमें आर्टिकल का मैंने पूरा निकाल के दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। पेड ग्रुप वालों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पेड ग्रुप में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि काफ़ी लोग स्पैम करेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट में, हर साल ये होता है, अलग अलग जगह से होते हैं। अब उनको डील करना आपका काम है, आपको बताना है कि रियलिटी क्या है, कि ये सब चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर आई हैं, जो आपने ग्रुप्स के अंदर में देखा है, जो कंटेंट मैंने शेयर किया है। आप भी इसको रीचेक करो, देखो, आपके लिए मैंने आसान कर दिया है, टाइम समय सब कुछ बता दिया है। आप भी देखो कि हाँ एग्जैक्टली मैंने एक कंटेंट आपको दिया था ग्रुप में या नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है दोस्तों। ये बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। स्पेस मिशन को लेकर 3 स्पेस मिशन के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव एंकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, अब स्पेस में जा रहे हैं तो सर माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करेंगे। ग्रेविटी है लेकिन कम ग्रेविटी है, वहाँ पर भी माइक्रो ग्रेविटी कह देते हैं। तो माइक्रो ग्रेविटी को लेकर इन तीनों स्पेस मिशन में से किसका मेन पर्पज़ है? तीनों का ही मेन पर्पज़ है माइक्रो ग्रेविटी पे काम करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा ऑल 3, बिल्कुल हो जाएगा। ये आपको पढ़ा रखा है। एक्सियम फॉर्मेशन तो अभी कल परसों ही पढ़ाया है, माइक्रो ग्रेविटी के बारे में समझाया है। उससे पहले भी एक्सियम 4 में पढ़ा चुका हूँ कितनी बार। स्पैडेक्स इस साल जनवरी में चर्चा में था, माइक्रो ग्रेविटी को लेकर बात हो रही थी। पेड़ जो हमने मटर है उसका पौधा उगाया था, याद हो रहा होगा। गगनयान मिशन में भी हमारा मेन पर्पज़ है माइक्रो ग्रेविटी। ऑब्वियस सी बात है, स्पेस में जाएंगे तो माइक्रो ग्रेविटी है ही, तो थोड़ा सा यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी का एक रोल होने वाला है। ठीक है, माइक्रो ग्रेविटी को लेकर यहाँ पर ये इनमें से कौन कौन से स्पेस मिशंस हैं जो इसकी रिसर्च को सपोर्ट करेंगे। वैसे कहीं ना कहीं तीनों का ही रोल होने वाला है। हो सकता है इसका आंसर गलत भी हो, लेकिन मैं अपनी साइड से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, इसको चेक कीजिएगा। ये देखो दोस्तों, अभी तारीख देखना ऊपर, अभी मैं ऊपर नीचे करूँगा तो 21 मई, 21 मई। ठीक है, सुबह देखो 11:30 बजे मैंने यहाँ पर ऊपर PDF भी शेयर किया हुआ है। ये कंटेंट मैंने बाद में शेयर किया है, नीचे 11:30 बजे कंटेंट भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सियम फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया है, नीचे आप देख पाओगे एक फ़ोटो शुभांशु शुक्ला का एक्सियम फॉर्मेशन को लेकर। और यहाँ पर देखिए
एग्जाम इसका रिसर्च पे मेन काम क्या है, एग्जाम 4 का मेन फोकस क्या है, मटेरियल साइंस, टेस्टिंग हाउ न्यू मटेरियल्स बिहेव इन माइक्रोग्रेविटी। देख रहे हो, माइक्रोग्रेविटी को लेकर ये सवाल सीधा बन गया। आगे आते हैं, पेड ग्रुप में भी कंटेंट है ये। फिर बात आती है दोस्तों गगनयान मिशन की, तो गगनयान मिशन में भी हम लोगों ने नीचे मेंशन कर रखा है थोड़ा सा माइक्रोग्रेविटी के बारे में, इसको स्किप करते हैं। देखो, इसरो ने काउपी की स्प्राउटिंग की थी यहाँ पर अंतरिक्ष में, ये आपको पता होगा। स्पैडेक्स मिशन, दो जो अलग अलग यहाँ पर जो एलिमेंट्स उसको ज्वाइन करने की बात हो रही थी, तो इसमें भी यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है। क्या मैंने यहाँ पर मेंशन किया है यार, मेंशन किया था, अभी पढ़ा था बट हो गया इधर उधर, बट पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर ही लिखा है, द काउपी सीड्स स्प्राउटेड इन 4 days अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन शोइंग रैपिड जर्मिनेशन। तो कहीं ना कहीं रिसर्च दिखा रहा है कि हाँ माइक्रोग्रेविटी में कैसे हम काउपी सीड्स को ग्रो करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट, 3 अलग अलग मिशन है, तीनों मिशन पढ़ा रखे हैं, तीनों मिशन में माइक्रोग्रेविटी को लेकर स्पेसिफिक फोकस मैंने कर रखा है। करेक्ट है सारे के सारे, ठीक। ये देखिए दोस्तों 7 जनवरी का वीडियो है द हिंदू एनालिसिस का, मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया है द काउपी सीड्स माइक्रोग्रेविटी कंडीशन, ये आपको दिख रहा होगा, शेयर किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। ऊपर दिए गए में से कौन से नहीं सही हैं, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडियन रेलवेज ने प्रिपेयर किया है नेशनल रेल प्लान, NRP यहाँ पर तैयार किया है ताकि वो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को तैयार कर सकें 2028 तक। ये प्लान तैयार तो किया है दोस्तों 2028 तक, लेकिन इसका टारगेट नहीं है, इसका टारगेट है 2030 तक। देख रहे हो बारीकी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2030 तक का प्लान है। अब इसके लिए आपको नेशनल रेल प्लान तो पढ़ के चलना होगा। न्यूज़ में था भाई, तमाम एक्सीडेंट्स हो रहे थे, रेलवे एक्सीडेंट्स, सुधार की बात हो रही थी, हमने पढ़ा भी है नेशनल रेल प्लान, समझाऊंगा अभी, सो डोंट वरी। अगला देखो, दूसरा कहता है कवच जो है एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको कोलैबोरेशन, जर्मनी के थ्रू कोलैबोरेशन करके डेवलप किया है। ये हमको पता है कि ये कवच एंटी कोलिशन सिस्टम ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ये हमने खुद से बनाया है, जर्मनी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया गया है। तो सेकंड वाला यहाँ पर गलत है, आपको यही बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड वाला यहाँ पर देखोगे ये गलत है। तीसरा देखो, कवच सिस्टम के अंदर में RFID है, RFID टैग लगा होता है इस ट्रैक के ऊपर में ताकि इसकी ट्रैकिंग वगैरह सही तरीके से कर सकें, तो RFID लगा होता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। बट पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। तो पहला दूसरा यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। इसके आंसर में कन्फ्यूजन है इसकी, तो भाई ऑफिशियल की आएगी तभी क्लियर होगा, क्योंकि नेशनल रेल प्लान का टारगेट वैसे 2030 तक का है, यहाँ पे बोला जा रहा है 2028 तक का। तो इसको हम अगर एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखें तो 2030 तक का भी हम 2028 तक का भी इसको मान सकते हैं, तो ये करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी जो डिटेल्स है उसके हिसाब से ये रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड वाला यहाँ पर सही है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट नॉट करेक्ट हैं। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला गलत है, तो पहला वाला शायद ये सही हो जाएगा, है ना, शायद ये सही हो जाएगा। तो शायद बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये देखिए दोस्तों, तारीख देखो, तारीख पिछले साल 8 नवंबर को पढ़ा है हम लोगों ने, तारीख देखना 8 नवंबर को यहाँ पर यह आर्टिकल पढ़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है। रेलवेज़ को लेकर न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, ये देखिए दोस्तों, रेलवेज़ मॉडिफिकेशन को लेकर बात हो रही थी। तो इसमें हम लोगों ने, ये रहा नेशनल रेल प्लान, नेशनल रेल प्लान और इंडिया, इसको यहाँ पे भारत की रेलवे वो तैयार करी है, 2030 तक हमारा टारगेट है। अब 8 नवंबर को बहुत सारे द हिंदू एनालिसिस अपलोड हुए हैं, जाके सब में चेक करो किसने आपको नेशनल रेल प्लान पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है, ये कंटेंट आपको शेयर किया है डिटेल से। तो नेशनल रेल प्लान के यहाँ पर देखोगे तो 2030 तक टारगेट एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन डेवलप करना, ना कि 2028। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक। वैसे आप देखोगे और पीछे जाओगे तो 2023 में कवच सिस्टम पढ़ा रखा है, 2024 में भी पढ़ा रखा है, बहुत सारी जगह पर एक कंटेंट शेयर किया है। तो इतना पुराना कंटेंट भी आपके पास में अवेलेबल है, तो परेशान मत होइए, ये भी मैंने बार बार अलग अलग जगह पे शेयर कर रखा है। तो जब हम कवच की बात करते हैं तो इसमें जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये देखिए कि कवच एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको हमने खुद से डेवलप किया है, कोई भी यहाँ पर ऐसा जर्मनी के साथ में कोलैबोरेशन वगैरह हमारा नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कवच क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। ये डिवाइसेस जो इंस्टॉल की गई हैं यहाँ पर ट्रेन्स के अंदर में, सिग्नलिंग सिस्टम है, ठीक है, और ट्रैक करने का यहाँ पर एक काम करेगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया दोस्तों ये वाला। चलिए आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन वो संडे के एनालिसिस से पूछ लिया गया। अब आप सोचोगे सर ये मेजोरेना 1 मैओरेना 1 ये जो भी है, जो चर्चाओं में था क्या ये? तो 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पूछा गया है बताइए इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, ये एक्सपेक्टेड है कि जो मैरोना 1 चिप है
ये क्वांटम कंप्यूटिंग करेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग पूरा का पूरा एनालिसिस कर रखा है, मैं आपको वो बताऊंगा तारीख, जिस तारीख का वीडियो जाकर आपको देखना है एक बार, प्लीज़ रिक्वेस्ट एक बार देखना, पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग समझा रखा है मैंने। तो ये एक्सपेक्टेड है कि मेवराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग में इनेबल करेगा, सही है। दूसरा, मेवराना 1 चिप जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया अमेजन वेब सर्विसेज के थ्रू। ये तो देखते ही यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन था, इसको अमेजन वेब सर्विसेज नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के चैनल पर भी आप देख पाओगे, बहुत पॉपुलर था ये वीडियो, वायरल भी है मेवराना 1 चिप का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल थंबनेल लगाया मेवराना 1 का। फिर तीसरा बोलता है जो डीप लर्निंग है, ये डीप लर्निंग यहाँ पर सबसेट है मशीन लर्निंग का, ये भी बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई। तो दोस्तों डीप लर्निंग की जब बात करते हैं तो बिल्कुल ये वाला करेक्ट आंसर है कि हाँ डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का। लेकिन सर हमको ये नहीं पता है, अब क्या करें? लेकिन हमें ये परफेक्टली पता है, इसमें तो मैं कंफर्म हूँ, मेवराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग का है। दूसरा, मेवराना चिप को माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया, ये भी पता है। तो सेकंड वाला गलत है, एलिमिनेशन लग सकता है यहाँ पर। सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है, तो सर खत्म। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। लोग इसको सॉल्व नहीं करके आए बहुत सारे लोग। ये इजी क्वेश्चन था, मैं पहले भी बोलता हूँ यूपीएससी में जो क्वेश्चन देखने में भारी लगता है अक्सर वो आसान होता है, और जो देखने में आसान लगता है वो अक्सर भारी होता है। वो भी एग्जाम्पल शेयर करूंगा। बिम्स्टेक को लेकर सवाल पूछ लिया जब गया तो सोच रहे हैं बिम्स्टेक बहुत आसान था, वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, देखने में आसान है लेकिन है डिफिकल्ट, समझेंगे अभी वो भी। तो अभी ये देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सोच रहे हो कि सर नहीं पढ़ा था या जो भी है, 23 फरवरी तारीख देखना है यहाँ पे, तारीख, एक सेकेंड, 23 फरवरी सुबह कितने बजे? 11 बज के, लगभग 12 बजे मैंने शेयर कर रखा है मेवराना 1 चिप के बारे में सारी डिटेल्स। जाओ 23 तारीख का वीडियो एक बार चेक कर लो कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या सर ऐसे ही कह रहे हैं या ऐसे ही यहाँ पर बातें बना रहे हैं कि मेवराना 1 पढ़ाया है। माइक्रोसॉफ्ट मेवराना 1 न्यू क्वांटम ब्रेक थ्रू, या फिर ये एक हाइप है, इसको लेकर न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, हमने बहुत विस्तार से डिस्कस किया था। क्या आर्टिकल मैंने शेयर किया है? आर्टिकल शेयर नहीं किया है लेकिन आपको दिखा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, और एक चीज़ और है यहाँ पर क्लियरली, किसने बनाई है ये क्वांटम चिप जिसका नाम मेवराना 1 है? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, काम खत्म। ज़्यादा डिटेलिंग क्वांटम समझना ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग समझाया आपको, क्यूबिट्स पूरा समझा रखा है, समझ के आओ। आगे आते हैं, देख रहे हो क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, इकोनॉमी का है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो स्टैटिक के साथ में करंट लिंक करता हूँ। स्टैटिक यहाँ पे काम आ गया सवाल। इस सवाल में क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन को देख के आधे लोगों का दिमाग घूम जाएगा, यार ये क्या है, ये क्या पूछ लिया गया? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? सर हाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से एक चीज़ दिमाग में आ गई, किस में करते हैं? स्टॉक मार्केट में करते हैं। स्टॉक मार्केट में ये नाम है। कहोगे सर बॉन्ड में भी करते हैं, बॉन्ड का नाम भी है। क्या हेज फंड में करते हैं? क्या वेंचर कैपिटल में करते हैं? सर हमने तो इसको पढ़ा नहीं है। तो सुनो, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जो पुराना तरीका था इन्वेस्टमेंट का उससे अलग, पुराना तरीका तो बॉन्ड और स्टॉक ही है, 1 और 3 पुराना तरीका है। ये ऑल्टरनेटिव बचा तो ये है वो हेज फंड और वेंचर कैपिटल, ये 2nd और 4th सही था। यानी इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे करेक्ट हैं। अच्छा, क्या हमने पढ़ा था? क्योंकि आपने तो यहाँ पर वैसे ही बता दिया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तारीख है दोस्तों ये 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024 गोला गोला नीचे बन रहा है, देखिएगा। और वीडियो के अंदर में ये मैंने शेयर किया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। समय बता रहा हूँ, समय 39 मिनट्स 22 सेकंड पे चले जाना। 39 मिनट 22 सेकंड ये आपको दिख रहा है, चले जाना। ये आपको मिल जाएगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी कैटेगरी क्या होती है सर? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सोशल वेंचर, वही वेंचर कैपिटल यानी स्टार्टअप्स के अंदर में पहला तो इन्वेस्टमेंट ये होता है एक पहला प्रकार। दूसरा होता है प्राइवेट इक्विटी फंड, ये पूछा ही नहीं है इस बार। तीसरा है हेज फंड और दूसरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो सोशल वेंचर भी है, हेज फंड भी है, काम खत्म। वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स दोनों आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है सर, बॉन्ड स्टॉक नहीं है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। सीधा क्वेश्चन जो टिपिकल लग रहा था लोगों को वो डायरेक्टली लाइन टू लाइन हम लोगों ने बनाया हुआ है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न इज अबाउट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स है सर, बताना है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन पर्पज़ है अपलिफ्टमेंट करना रूरल पुअर को, जो गांव वाले क्षेत्र में गरीब लोग हैं, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पर पशुपालन कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ज़्यादा दूध वगैरह नहीं दे पाती उनकी गाय भैंस। तो जो भी इंडिजीनियस पीपल हैं, लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स उनके पास में, उनको सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया। दूसरा इसका मेन पर्पज़ है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का इंडिजीनियस कैटल्स को प्रमोट करना, जो भारत के अंदर यहाँ पर गाय भैंस हैं उनको प्रमोट करना,
उनको आगे बढ़ाना। तो बताइए यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये पर्पज़ है, इस मिशन को नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंदर में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पज़ है मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, साथ ही साथ में जो रूरल पुअर है, गांव के अंदर में जो गरीब लोग हैं, स्पेशली जो लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स उनके पास में है, उनको सपोर्ट करने के लिए इस मिशन का मेन टारगेट यही है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टैकल करना, और स्पेशली जो यहाँ पर कह सकते हैं इंडिजीनियस कैटल को पाल रहे हैं। तो इसका मेन पर्पज़ ये भी है कि जो इंडिजीनियस मतलब हमारी देश की खुद की जो ब्रीड्स हैं गाय और भैंसों की, उनके पशुपालन को बढ़ाने का मेन पर्पज़ करना। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2 शायद इसका सही होगा, ऑफिशियल की बताएगी, बट मैं आपको शेयर कर देता हूँ कहाँ पे हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये देखो दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तारीख देखो 2025 जून 2025, ठीक है, सॉरी 2024, ये सब 2024 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर 2021 में भी डिस्कस किया है, 2024 में भी डिस्कस किया है, किसी भी तारीख का यहाँ पर खोल लो। ये आप ये देखो 2024 का राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंडिजीनियस कैटल को प्रमोट करना, जो हम खुद से देश में यहाँ पर पाल रहे हैं। और कुछ कैटल्स के नाम भी दिए गए हैं, साहिलवाल, बारगुर, ओंगलोर, ठीक है, बहुत सारी इंडिजीनियस काउ ब्रीड्स हैं इंडिया के अंदर में। उन ब्रीड्स को प्रमोट करने का मेन पर्पज़ है इसका, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया था गिर और कंग्रेज काउज के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये देखो, मैंने थंबनेल भी इसको लेकर बनाया था पिछले साल। ब्राज़ील से यहाँ पर भारत ने ब्राज़ील से कुछ बैल के सीमेन को मंगाया था, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में खबर यही देखो, इंडिया ने इंपोर्ट किया है 40,000 डोजेस बुल सीमन फ्रॉम ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। तो यहीं पर दोस्तों मैंने नीचे इंडिया में क्या है, इंडिया में कौन सा मिशन है वो बताया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपको पढ़ाया है मैंने, नीचे आपको क्लियरली दिख रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। समय यहाँ पर देखिए सुबह 10:57 पे ये डिटेल्स आपको शेयर कर दी गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, इंडिया की इंडिजीनियस कैटल को ग्रो करना। आगे आते हैं। तो दोस्तों आपको मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो हमने दूर से टच किया है, लाइन टू लाइन जहाँ से सेंटेंस फॉर्म हुआ है एग्जैक्टली वो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। फिर से कह रहा हूँ, पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स, आप लोग की रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की। स्पैमिंग कमेंट होगा, मुझे पता है, पिछले 2 साल में भी हुआ है। आपको सपोर्ट करना है, बताना है कि ये रियलिटी है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सेलेक्ट द रिसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज दिया जाता है दिसंबर के महीने में, हर साल चर्चाओं में होता है यार, दिसंबर के महीनों में हर साल, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी, लगातार डिस्कस करते आते हैं। लेकिन गांधी पीस प्राइज जब दिया जाता है तो किसको देना है, उसको सेलेक्ट करने के लिए एक जूरी का गठन होता है, जूरी बनाई जाती है। तो उस जूरी में यहाँ पर कौन कौन होता है ये आपसे पूछा गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा। बताइए यहाँ पे चारों में से कौन सा सही है। प्रेसिडेंट को हटा दोगे तो बाकी तीनों हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। लेकिन क्या हमने पढ़ा था, आइए डिस्कस करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, तारीख देखिए 2024 चौथा महीना, 2023 12वां महीना, ये डिस्कस किया। हर साल दिसंबर के महीने में ये चर्चाओं में होता है। पिछले साल भी ये चर्चाओं में था, उससे पिछले साल भी यहाँ पर ये चर्चाओं में था। हर बार दोस्तों ये चर्चाओं में रहता है। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, ये आपके सामने गांधी पीस प्राइज़ को लेकर सारी डिटेल्स प्रेजेंट हैं। मेंशन करता है सिलेक्शन कमेटी के बारे में। सिलेक्शन कमेटी क्या है, इसमें जो एक जूरी होती है, उस जूरी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, दूसरे और मेंबर्स भी चेयर करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, और जो सिंगल ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे लोकसभा के वो भी हैं। ये आप देखिए, तीनों के तीनों हैं, बाकी प्रेसिडेंट नहीं है, गेम खत्म। तो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है ये देखिए, ये भी लाइन टू लाइन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पर झोल है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को लेकर। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ये भी बताऊंगा, सो डोंट वरी। वैसे ये भी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, लेकिन अभी रुक जाओ, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रुक के। एक आर्टिकल अपने पास में ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है, ये क्वेश्चन ये कहता है, अब देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जब हिस्ट्री में स्टार्टिंग होता है तो वो भी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कहता है, सब्सिक्वेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज द अनटचेबिलिटी को गांधी जी लगातार अपोज कर रहे थे, ठीक है, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में ही हरिजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की। तो बेसिकली यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हुई वो कौन से पैक्ट के बाद हुई, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद हुई। ये देखिए मैंने किस तारीख को पढ़ा है, 17 अप्रैल 2025। 17 अप्रैल 2025 इंडियन एक्सप्रेस वाले वीडियो में मेंशन कर रखा है। गांधी जी अपोज अनटचेबिलिटी, है ना, नॉट कास्ट, लेकिन साथ ही साथ में एक नया रिफॉर्म का वर्ना सिस्टम को यहाँ पर हमने सपोर्ट किया।
और साथ ही साथ में जो ये कास्ट को ख़त्म करके जो हरिजन का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस करते हैं। जो हरिजन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर ये दलित्स के लिए था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अंबेडकर जी ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये मैं आपको समझा रहा था आइडियोलॉजी बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर जी। तो इनके बीच में यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ये टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था उसके बाद। अब ये पूना पैक्ट की तो जिक्र हुई नहीं सर। अब देखो कुछ आर्टिकल्स है जो मेरे ग्रुप में पढ़े हैं वो मैंने दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं किया, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। ये देखिए 2015 कह रहा हूँ, ये अप्रैल 15 का क्वेश्चन है अंबेडकर गांधी आइडियोलॉजी के बारे में। जो अभी हमने डिस्कस किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं और यहीं पर मैंने आपको बताया है। ये देखिए पहला स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का, अंबेडकर सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। गांधी जी ने यहाँ पर इसको अपोज किया कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होने देंगे अलग के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक व्रत रखा गया, फास्ट रखा गया कि अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, इसके अगेंस्ट में रखा गया। देन उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हटाया गया, ठीक है। इससे पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ। फिलहाल दूर का क्वेश्चन है, मतलब डीलिंग्स फिर भी आप लोग आराम से कर पाते हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए। यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा क्वेश्चन यही है पूना पैक्ट को लेकर। मैंने अब क्वेश्चन बना रखे हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, तारीख देखो, तारीख ऊपर 2000 कह रहा हूँ अप्रैल 15 2025, समय रात में यहाँ पर 9:11 पे शेयर कर रखा है। आप देखो ये पॉसिबल तो है नहीं 9:11, अभी टाइम कितना हो रहा है 7:28 जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सोचोगे कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है। तो अपनों ने यहाँ पर करंट अफेयर के हिसाब से हर एक चीज़ों को कवर कर रखी है, बस खाली ये चीज़ है, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में जब ये डिस्कशन हो रखा है तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 की जब बात आ रही है तो ये है इट रिजल्टेड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद द रिजर्व सीट फॉर दलित इन द जॉइंट इलेक्टोरेट। वो क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। मैं थक गया हूँ, मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है, सुबह से एक ही व्यक्ति है यार सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए। कोई बात नहीं है, फटाफट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। ये प्रश्न है एक और आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन है। अब आप कहोगे सर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में चलाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। बाकी नाम देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भास्कर जाधव, दिनकर राव जवालकर, इनका महाराष्ट्र के साथ में कनेक्शन है, एंटी कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप पता ही है, तो ये नाम तो अलग हैं। आप इसमें से देखोगे ना इन चारों नाम में से किसी दूसरे को भी, मतलब जिसको नहीं पता उसको कहोगे एक ऑड नाम से निकाल दो, ऑड नाम दो, थोड़ा सा अलग है चारों में से। पहला वाला अलग है, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। अब पढ़ते हो मेरे साथ में तो आपको पता है साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, पेरियार नदी भी बहती है, ये आपको पता है ना। अब ये पेरियार नाम है तो आप साउथ वाले से कनेक्ट कर पाओगे। अब साउथ में ये ऑब्वियसली बात है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये साउथ में हुआ था, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो ये जो बेसिकली इसके फाउंडर थे वो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। पहला स्टेटमेंट सही है। क्या हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको होली वाले दिन पढ़ाया था। इस साल की जो होली निकली है, होली को भी सेशन हुआ था दोस्तों, चाहे कोई सा भी दिन हो। ये देखिए 14 मार्च 2025 होली थी इस बार 14 मार्च को। तो एक नई कंट्रोवर्सी हो रही थी उससे एक दिन पहले, तमिलनाडु ने रूपी का सिंबल रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, तमिलनाडु ने यहाँ पर एक नया सिंबल अडॉप्ट कर लिया है, रूपी का सिंबल हटाया है। और इसी दौरान यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा नीचे इसका हिस्ट्री भी समझाया था कि तमिलनाडु में किस तरीके से यहाँ पर कुछ अलग अलग मूवमेंट है, हिंदी इम्पोजिशन की बात हुई थी, वो सब हमने समझा। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो तमिलनाडु में ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ पर आया था, जिससे लोकल गवर्नेंस, लैंग्वेज राइट्स की बात हुई और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली बात तमिलनाडु की बात हो रही है। तो हमारा कनेक्शन कहाँ से, साउथ से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कंट्री दिया गया है, दूसरा रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज इस बात को लेकर हो गए कि उनको केवल एक करेक्ट पता था कि हाँ भैया चिली जो है लिथियम रिच वाला कंट्री है, यहाँ पे लिथियम मिलता है। ये तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लिथियम रिच ट्रायंगल, ABC, है ना। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये 3 कंट्रीज पढ़ते हैं हम लोग। तो चिली तो लिथियम में रिच है, ये तो सही है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, क्या बोत्सवाना में डायमंड सबसे ज़्यादा मिलता है, क्या इंडोनेशिया में निकल मिलता है। बताइए तीनों में से कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। मैं आपको बताऊं तीनों के तीनों पेयर्स करेक्टली मैच हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ऑल 3 आर करेक्ट, हाँ ऑल 3 आर करेक्ट, ऐसा यहाँ पर माना जा सकता है। अब आप कहोगे क्या हमने डिस्कस किया, बिल्कुल। 23 अप्रैल 2025, फिर से बोल रहा हूँ 23 अप्रैल 2025 का वीडियो देखो, थंबनेल ही लगा रखा है मैंने, बोत्सवाना इज इक्वल टू डायमंड रिच नेशन। दोस्तों मैं 23 अप्रैल का नाम ले रहा था, तारीख देखो, तारीख ऊपर ये रहा 23 अप्रैल, समय देखो दिन में यहाँ पर 3:44 पे मैंने ये कंटेंट शेयर किया है,
ठीक है। वैसे मॉर्निंग के वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था, तो मॉर्निंग का वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं आप सभी लोग। ये देखिए, क्योंकि एक डायमंड माइन वहाँ पे मिली थी, ज्वानिंग डायमंड माइन, तो वर्ल्ड रिचेस्ट डायमंड माइन बोत्सवाना में है। क्लियरली एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, क्लियरली स्टेटमेंट यहाँ पर मिला है, वर्ल्ड रिचेस्ट डायमंड माइन इज इन बोत्सवाना। बोत्सवाना में डायमंड्स बहुत सारे मिलते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। चिली का लिथियम वाला अब आपको पता ही था। और अगर आप अपने वीडियोस के थंबनेल पर भी थोड़ा सा जोर देते हैं तो ये देखिए दोस्तों, 23 अप्रैल का ये थंबनेल मेंशन कर रखा है, बोत्सवाना के एक ज्वालामुखी में छिपा है वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट डायमंड माइन। थंबनेल सीधा डिट्टो थंबनेल, थंबनेल भी रेलिवेंट है दोस्तों अपना। तो थंबनेल ये है एक, अभी एक थंबनेल और दिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, तमिलनाडु वाला थंबनेल दिखाया, उससे पहले एक और थंबनेल दिखाया था, वो कौन से केस में दिखाया था शायद मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से, मेरा माइंड खुद घूम रहा है इस समय पर, इसीलिए। तो ये भी खत्म हो गया, आगे आते हैं। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, इंडोनेशिया को लेकर एक आर्टिकल है ना, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन अगर इन दोनों में नहीं हुई है तो तीसरे में हुई है। क्या इंडोनेशिया में निकल रिसोर्सेस मिलते हैं ऐसा यहाँ पे अनुमान है। वैसे चाइना में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, अब देखो ऑफिशियल की बताएगी यहाँ पर इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है और इसका ऑल 3 भी करेक्ट हो सकता है। इंडोनेशिया में निकल मिलते हैं क्योंकि चाइना जो है वो निकल की प्रोसेसिंग करता है, लेकिन मंगाता कहाँ से है? इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। यहाँ देखिए, इधर ऊपर तारीख देखो, 5 अक्टूबर दिख गई। 5 अक्टूबर मैंने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन भी किया था दोस्तों। देखो एक एमएसपी प्रोग्राम है, ये भी चर्चाओं में, इंडिया इस एमएसपी का हिस्सा है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, यूएसए का यहाँ पर प्रोग्राम है, इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो इसमें यहाँ पे फोकस किया जाता है कुछ कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे चिली, डीआरसी, इंडोनेशिया, दिखा हुआ है ना, इंडोनेशिया क्रिटिकली रिच मिनरल्स यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। फिर आगे मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि चाइना के पास में निकल है तो सही, दुनिया का अच्छा खासा निकल चाइना के पास में प्रोसेस करता है चाइना, बट कई बार चाइना इन्वेस्टमेंट करता है निकल को लेकर ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड इंडोनेशिया के अंदर में। देख रहे हैं 2 स्टेटमेंट, 2 लाइंस हैं, दोनों लाइंस को मिला के यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है वो फ्रेम हो रहा है। 5 अक्टूबर को मैंने वीडियो डिस्कस किया था, मॉर्निंग में 8:30 बजे कंटेंट अपलोड हो चुका है, ये आप टाइम भी देख पा रहे होंगे। ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझ सकें कि हाँ बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। क्रिटिकल मिनरल को लेकर मैंने हर एक चीज़ डिस्कस की है। इंडिया क्रिटिकल मिनरल के भारत और यूएसए के बीच में यहाँ पर एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की जब ये बात हुई है, इंडिया भी यहाँ पर इसका जो मेंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, जब हम बात कर रहे थे, जिसको एमएसपी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है दिमाग घुमाने वाला। वैसे तो यूपीएससी जैसे मैं कहता हूँ, देखने में जो आसान है वो आसान नहीं है, जो देखने में भारी है वो भारी नहीं है। ये आसान जो दिख रहा है ना, बिम्स्टेक को लेकर, सर बताओ बिम्स्टेक को लेकर चारों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? पहला, क्या बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स हैं अभी जनवरी 2025 तक? जी बिल्कुल सर, सही बात है। बिम्स्टेक में 7 ही मेंबर हैं, और कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल मतलब एक ही रीजन के सारे कंट्रीज आते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। दूसरा, जिन्होंने भी बिम्स्टेक पढ़ाया है, इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया होगा दोस्तों, याद रखना। जो भी लोग यहाँ पर क्लेम करेंगे कि हाँ बिम्स्टेक मैंने पढ़ाया है, ऐसा कहने से नहीं चलता है कि हाँ देखो मैंने बिम्स्टेक पढ़ाया था, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दोस्त, वो भी तो देखना है ना, कि पूछा क्या गया है। जो पूछा था वो पढ़ाया था या बिम्स्टेक और उसका हेडक्वार्टर पढ़ा के चले गए? तो सबसे पहली चीज़, बिम्स्टेक आज के समय पर 7 कंट्रीज इसके अंदर में। बिम्स्टेक कब आया? ये बोला जा रहा है 1999 में ढाका डिक्लेरेशन के थ्रू आया। ढाका डिक्लेरेशन के नहीं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक बना था। किसके थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था, नॉट ढाका डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये कब बना था? 1997 में, नॉट 1999। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल इसके फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं बिम्स्टेक के, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब देखो यही तो प्रॉब्लम है, जो बिम्स्टेक पढ़कर आए थे या पढ़कर गए थे उसमें क्या पढ़ा था आपने? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ फाउंडिंग मेंबर्स। फोकस करना, फाउंडिंग मेंबर सब नहीं थे। नेपाल तो बाद में जुड़ा है ना सर, नेपाल 2004 में जुड़ा है, बाद में आया है। फाउंडिंग मेंबर इसके दूसरे थे पहले के, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब बचता है यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जो बिम्स्टेक है, अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट से सब सारा खेल गड़बड़ हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट इन्होंने दे ही दिया इतना टफ। फोर्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि बिम्स्टेक के अंदर में जो सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म है इसको भारत लीड करता है, टूरिज्म वाला सेक्टर। क्योंकि बिम्स्टेक में जो ये 7 देश हैं, 7 देशों को अलग अलग काम दिए गए, अपने अपने अलग अलग फील्ड चुन करके रख रखे हैं इन्होंने। तो भारत के पास में टूरिज्म सेक्टर है? ऐसा नहीं है, भारत के पास में कोई टूरिज्म सेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 नहीं ठीक होगा,
ये ढाका डिक्लेरेशन नहीं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब ये कहाँ से पढ़ा था हमने, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आया है, ज़रा ये समझते हैं। देखो, जो अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है दीपा यादव एजुकेशन पीडीएफ वाला, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, दीपा यादव एजुकेशन पीडीएफ। देखो, इसमें भी मैं मेंशन करता रहता हूँ आर्टिकल, और मैंने क्लियरली यहाँ पे बोला है जस्ट रीड अबाउट बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ के जाओ दोस्त, ये मेंशन कर रखा है, ठीक है। और इस बार ऑल इंडिया रैंक 413 जो हैं वो विवेक यादव जी हैं, और उन्हें भी यहाँ से पढ़ाई की है, उनके बारे में मेंशन कर रखा है, उनका मैसेज मैंने वहाँ पे शेयर कर रखा है। चलिए फिलहाल बिम्स्टेक पर आते हैं। तो दोस्त यहाँ पे 5 अप्रैल, ये देखिए 5 अप्रैल का ये पूरा आर्टिकल है। 5 अप्रैल ऊपर दिख रहा होगा, गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक। ये देखिए मॉर्निंग में 6:37 पे मैंने ये शेयर किया है। क्या बात करता है बिम्स्टेक के बारे में, सुन लेते हैं। सर, बिम्स्टेक के बारे में ये पता चल गया है, बिम्स्टेक में 7 देश हैं, बिल्कुल हैं। बिम्स्टेक को 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 1999 के ढाका डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था। नहीं, ये देखो सीधा क्लियर स्टेटमेंट आपके पास में है। बिम्स्टेक के 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? 1 बांग्लादेश, 2 भूटान, 3 इंडिया, 4 नेपाल, 5 श्रीलंका, 6 म्यांमार, 7 थाईलैंड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इवोल्यूशन कैसे हुआ वो पता चल गया। अब इवोल्यूशन की जब बात हुई ना, ये देखो क्लियरली 3 लाइनों में लिखा हुआ है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो बिम्स्टेक के फाउंडिंग मेंबर थे वो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड था। क्वेश्चन में दोस्तों नेपाल, भूटान भी दे रखा है, नेपाल दे रखा है बस। तो नेपाल की वजह से काम चेंज हो गया। नेपाल, भूटान दोनों 2004 में, आसपास के पड़ोसी देश हैं, 2004 में यहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, समझ गए। म्यांमार भी यहाँ पर बाद में ज्वाइन करता है, मतलब म्यांमार जब ज्वाइन हुआ तो बिम्स्टेक का नाम दिया। इनिशियली यहाँ पर ये फाउंडिंग मेंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। जो दिखने में आसान था वो था नहीं असल में। फिर इंडिया का रोल पूछा गया आपसे। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया लीड कर रहा है सब सेक्टर टूरिज्म में। बताओ यहाँ पर इन 3 लाइनों में कहाँ पे लिखा है सब सेक्टर टूरिज्म? इंडिया के पास में सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, क्लाइमेट एक्शन को लेकर यहाँ पर ये लीड कर रहा है इस रोल के अंदर में, ठीक है। क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजिटल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर में, ना कि सब सेक्टर टूरिज्म की तरफ। फिर एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको आखिरी करके अभी कुछ क्वेश्चन का पार्ट दूसरा बनाएंगे, कल बनाएंगे। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, बिल्कुल भारत ने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ भी था, एमएसपी का भारत हिस्सा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। जून 2023 में इंडिया को एमएसपी में शामिल कर लिया गया था। यूएस का इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल्स को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है। इंडिया के पास में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है। आपको पता है कि हाँ बिल्कुल, भारत ने अपनी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट डिफाइन कर रखी है कि 30 क्रिटिकल मिनरल हमको चाहिए। मैं जगह जगह हर बार पढ़ाता हूँ इस बार के बारे में। ये मत सोचना कि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, पीछे जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसी गर्दन दुख गई है, या शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर इंडिया के पास में 30 क्रिटिकल मिनरल है, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट दोस्तों फिर भी गलत है। क्यों? यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, भारत के पास में बहुत सारे रिसोर्स हैं, और जितने भी ये 30 क्रिटिकल मिनरल हैं वो हमारे पास में है। ऐसा नहीं है, हम लिथियम वगैरह अभी भी इंपोर्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कि अभी पार्लियामेंट के अंदर में रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन माइंस एंड मिनरल एक्ट है, मैंने पढ़ा रखा है, सर्च करोगे मिल जाएगा, पेड ग्रुप वाले बताना। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पार्लियामेंट में 2023 में पब्लिश हुआ। इसमें अमेंडमेंट किया गया, जिसमें मेन पर्पज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारी नीलामी कर सकती है, बोरी लगवा सकती है क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में, जो कि सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी ये जो ग्रुप आपने देखा है दोस्तों, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये आपके पास में फोटो प्रेजेंट है। फटाफट जाओ व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज करो जाकर, ठीक है, कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। रिप्लाई मिलेगा। केवल 499 रुपीज़ हैं, वो भी आने वाले केवल 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद इसके प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, बिल्कुल इंक्रीज़ किए जाएंगे, इस बार ज़रूर से किए जाएंगे। मैं इस साल जनवरी में इंक्रीज़ करना चाहता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था प्रीलिम्स तक कि चलो प्रीलिम्स निपटने दो, उसके बाद इंक्रीज़ करे जाएंगे, थोड़े और क्रेडिबिलिटी के साथ में, मजबूती के साथ में उभर कर आएंगे, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा प्राइस तो चार्ज करता नहीं आप लोगों से। 499 लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ज्वाइन करके रखें, करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। ये जो नंबर है आपका, हो गया सर आप सीधा आप इंक्रीज़ करने पे आ गए। ये दोस्त पता है 499 कब से हैं? 2022 से। चेक करना, 2022, 23, 24 1 रुपया नहीं बढ़ाया, ना ही किसी से लिया। अब रिक्वायरमेंट होती है तो ऑब्वियस सी बात है, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, समझ गए। तो एक प्राइस हाइक होंगे, बिल्कुल होंगे 7 दिन बाद, लेकिन अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल्स हो गई, बाकी आपको बता ही चुका हूँ। ये टर्मरिक वाला क्वेश्चन पलट के आ चुका है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं
जो मुझे कवर करना है। मैं बस खाली रेस्ट ले रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है एंडीज माउंटेन्स को लेकर, ये भी समझाऊंगा। मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, सो डोंट वरी। ये क्वेश्चन कहाँ पर डिस्कस किया है वो भी समझाऊंगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है ये मैंने पढ़ाया है, राजा राम मोहन रॉय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी डिस्कस किया हुआ है मेरा। डायरेक्ट एयर कैप्चर ये भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। COP28 ये भी पढ़ाया हुआ है। अभी मैं आपको शेयर करूंगा। ये मैंने 4 क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दिए हैं। 25 से 30 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स सीधा दोस्तों यहाँ पर आपका 55 से लेकर 60 मार्क्स एक सोर्स के थ्रू या एक चैनल के थ्रू। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हर साल, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था एंड उससे पिछले साल भी था। ये चौथा साल है दोस्तों लगातार इस प्रकार से डिटेल्स आपके सामने प्रोवाइड करवाने का। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरे साथ लगे रहिए, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए। अगले साल और टारगेट रहेगा बड़ा। अब करंट अफेयर्स को डिटेल्ड करेंगे थोड़ा सा, और केवल द हिंदू पे फोकस करना सही नहीं होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें थीं जो न्यूज़पेपर से अलग सोर्सेज में थी, मैंने नहीं पढ़ाई, बट मैं क्वेश्चन में उनको देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।